दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ चलना पड़ेगा। बाबू जिंदगी में गलत आरोपों को लेकर के चिंतित ना होगी। तो बाबू आज के सेशन में हम सब पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है कोशिका। कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जीवन की संरचना, ठीक है। तो हम सब जीवन की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और आंसर को जानेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? गुड, प्रोटीन का संश्लेषण। किसका संश्लेषण? प्रोटीन का संश्लेषण। संश्लेषण जो है प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोशिका में राइबोसोम अगर ना रहे तो संपादित क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण अगर नहीं होगा तो कोशिका का निर्माण नहीं होगा। कोशिका के निर्माण के लिए इसका संश्लेषण जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं। यानी कि जंतु जंतु की कोशिका है उसकी बाहरी घेरा। जैसे मान लो कि ये आपके हाथ की कोशिका है। सपोज दैट कि मैंने मान लिया कि ये आपके हाथ की कोशिका है और ये आपके हाथ की जो बाहरी आवरण है, ठीक है, ये आपको हैंड बनाए और ये मान लीजिए कि आपके बाहर की त्वचा इस तरह से बनी हुई है। तो ये बाहरी घेरा को क्या कहेंगे? इसको हम कोशिका झिल्ली कहेंगे। क्या कहेंगे? झिल्ली, जिसको हम झोला कहते हैं। जैसे हम दुकान में जाते हैं कोई सामान लाने तो हम झोला में लाते हैं, उसी तरह हमारे शरीर के भी जो प्रोटीन संश्लेषण के बाद क्रिया होती है वो एक झोला में कसा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैसे जीवों को जिसके केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उसे क्या कहेंगे? जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है उसको हम प्रोकैरियोटिक्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक्स कहते हैं, याद रखना है बाबू। नेक्स्ट सवाल है, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है? तो कोशिका की बात आए और उसमें भी कोशिका में बड़ी राजधानी पाया जाए तो वो पादप में। पादप यानी पौधा में बड़ी राजधानी होती है, तभी जाकर के वो पौधा जो है जल का शोषण करता है। जड़ समझ सकते हैं कि पौधा जो है जड़ से जल को सोखता है और पतिया तक जो है वह जल को पहुंचाता है। इसमें कौन पहुंचाता है? जाइलम का काम है जड़ से पानी को फॉलो करना और पूरे शरीर में, पौधे के पूरे शरीर में पहुंचाना। और फ्लोएम क्या करेगा? ये पतिया से क्या करता है? पतिया से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर पूरे शरीर में क्रिया कराना, यानी दोनों का कार्य होता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों का कार्य होता है पौधा में, तभी जाकर के वो पौधा कार्यशील होता है। जैसे हमारे शरीर में रक्त को रन करने के लिए बॉडी में धमनी और शिरा होती है। क्या होती है? हाँ, एक शुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है, एक अशुद्ध रक्त को। एक पूरे शरीर में दौड़ाता है, एक बाहर निकालने के लिए। एक जाकर किडनी पे शुद्ध रक्त को शरीर में भेजता है और दूसरा किडनी के द्वारा अशुद्ध रक्त को बाहर निकाला जाता है। तो शुद्ध अशुद्ध, और हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर में दो रंग वेव करते हैं ऑक्सीजन। जैसे हम दौड़ते हैं, चलते हैं तो क्या है? श्वास लेते हैं तो क्या होता है? श्वसन क्रिया से हमारे शरीर में खून दौड़ता है, रक्त का प्रवाह तेजी से होता है। तो रक्त के प्रवाह से हम ऑक्सीजन के द्वारा जो है रक्त का प्रवाह करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है। वही प्रक्रिया जाइलम और फ्लोएम पौधा में करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जीन बने होते हैं। हाँ, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, यानी कि डीएनए से बना होता है। किससे बना है? डीएनए से बना है। डीएनए का पूरा नाम डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये कह सकते हैं डीएनए। और ये डीएनए जो है
हमारा कोशिका भी डीएनए प्रोटीन का बना होता है। किसका? डीएनए और प्रोटीन। इसलिए हमें रूटीन बनाना चाहिए प्रोटीन का और प्रतिदिन खाना चाहिए। अगला है कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? कोशिका का वृद्धि जो है किसके द्वारा कंट्रोल होगा? तो कंट्रोल कौन करेगा? सेंटर यानी केंद्रक। सेंटर, बॉडी की भी सेंटर होती है, कोशिका की भी सेंटर होती है। कोशिका को हम केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक जो है वो क्या करता है? कोशिका को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। जैसे एक झोला लेते हैं तो झोला को बैलेंस बनाने के लिए भी क्या होती है? सेंटर होती है। उसमें भी क्या है कि बीच होती है और उसको भी सजा कर रखा जाता है। बिना बीच के हम चारों तरफ से कैसे उसको पैक करेंगे? पैक करने के लिए घेरना जरूरी होता है। अगला सवाल है कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम्य। पारगम्य होता है। क्या होता है? मतलब ये पारगम्य होता है, इसका मतलब है आर पार देखा जाएगा। क्या होता है इसे? आर पार। जैसे कोशिका को देखना है तो सूक्ष्मदर्शी पर जब रखेंगे तो इसे बहुत ही शानदार तरीका से देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे कि वह किस तरह से एक कोशिका को देखेंगे। जैसे माइक्रोस्कोप से देखें तो आप पूरे शरीर में कीड़े की तरह चलते हुए जीवाणु को देखेंगे, कॉक बैक्टीरिया को देखेंगे, ये शरीर कैसे बना है उस चीज को देखेंगे। तो जब आप देखेंगे सूक्ष्मदर्शी से तो आप दही को भी देखेंगे तो उसमें चलते हुए नजर आएंगे कीड़े। अगर आप देख लिए एक बार तो आप दही खाना भूल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि वो पारगम्य होता है, जो हमें नन्ही आंखों से देख नहीं पाते, खुले आंखों से देख नहीं पाते हैं, लेकिन वही मशीनों से देख पाते हैं क्योंकि मशीन बड़ा करके दिखाती है। अगला सवाल है कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को कहते हैं। अनियमित जाल जो होते हैं, अनियमित नलिकाओं के जाल को अंतः प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। कौन? अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो ये जालिका जो है शरीर में अनियमित नलिकाओं का जाल है। अगला क्वेश्चन है रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं। तो वो रंगीन प्लास्टिड प्लास्टिड रंगीन प्लास्टिड जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट के कारण जो है रंगीन प्लास्टिड होती है। क्रोमोप्लास्ट के कारण रंगीन होती है। उसी तरह जो है अगला क्वेश्चन है केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को कहते हैं। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहेंगे? केंद्रक का द्रव। वो केंद्र का द्रव है क्योंकि जैसे ही हमारे शरीर में अगर देखा जाए तो किडनी क्या करती है? उस द्रव को रिफाइन करती है, शुद्ध को शरीर के विभिन्न कोशिका तक पहुंचाना और अशुद्ध को विभिन्न कोशिका से खींचकर फिर किडनी के पास पहुंचाना और वहां से रिफाइन करके शरीर से बाहर की प्रक्रिया में भेजना, उस सिस्टम में उसको भेजने का काम करता है। अगला है कौन चयनात्मक, 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन चयनात्मक झिल्ली है? 14 नंबर क्वेश्चन है चयनात्मक झिल्ली कौन है? तो वो है कोशिका झिल्ली, उसको चयनात्मक कहते हैं। कोशिका ओके गाइज, नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कोशिकांग में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? आत्मघाती, आत्मा को जो घात पहुंचाता है, चोट, यानी आत्मघाती। आत्मघाती, आत्मघाती कौन है बाबू? लाइसोसोम। कौन है? लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है आत्मघाती थैली है। यह जो है चोट पहुंचाती है, आत्मा को भी चोट पहुंचाती है, इसीलिए इसको जो है आत्मघाती कहा जाता है। इसको रखो बाबू। तो आत्मघाती किसे कहा जाता है, समझ गए? अगला सवाल है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण। विसरण के द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके नेक्स्ट सवाल है जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो कोशिका संकुचित हो जाती है। क्या होती है? संकुचित। संकुचित हो जाती है। संकुचित का मतलब सिकुड़ जाना। संकुचित मतलब सिकुड़ कर छोटा हो जाना। ठीक है।
पौधा में मूल जड़ द्वारा या मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? परासरण, जिसको रसारोहण भी कहा जाता है। परासरण किसके द्वारा? परासरण के द्वारा होता है रसारोहण। पौधा में अधिकांश कार्य रसारोहण से होती है। किसे? रसारोहण। रसारोहण का मतलब हुआ कि रस को सोखना। जैसे एक आप लोग साइकिल के कवर देखे होंगे, सीट कवर, उस क्या होता है? फुसफुस होती है। उसी तरह जो है ना थर्मोकोल देखे होंगे, थर्मोकोल यानी कि फोम। क्या होता है? थर्मोकोल भी दो तरह के होते हैं, एक जो पानी में छताने लगता है, एक पानी सोखने वाला होता है। तो पानी में जो सोखने वाला होता है उसमें क्या है कि 1 लीटर पानी में अगर डुबा देंगे एक थर्मोकोल बड़ा सा, तो वो पूरे पानी को सूख जाएगा, और उसको फिर जो है ना गाड़ोगे, निचोड़ोगे उसको, फिर पानी निकल जाएगा बाहर। तो उस तरह से रसारोहण, उसमें रसारोहण होती है। जल पे पानी रखोगे तो फुल्की तक पानी पहुंच जाता है। उसी तरह पौधा में रसारोहण होती है, जिसको परासरण विधि कहती है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? तंत्रिका। कौन ग्रंथि है? तंत्रिका तंत्र। गुड। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की। पौधा की जो कोशिका होती है वो सेल्यूलोज की, और इंसान की जो कोशिका होती है वो प्रोटीन और डीएनए का। तो इंसान की कोशिका डीएनए प्रोटीन का बना है, और पौधों की कोशिका सेल्यूलोज का बना है, सेल्यूलोज का। नेक्स्ट सवाल है, राइबोसोम। राइबोसोम डैश के ऊपर पाए जाते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम डैश एवं डैश के बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। गुड। जीवाणु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली, जिसे हम केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एवं डैश में अपना डीएनए पाया जाता है? लवण। ठीक है, लवण में डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और लवण में। अमीबा में खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण एंडोसाइटोसिस के द्वारा होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है डैश का, आनुवांशिक गुणों का संवहन किससे होता है? जीन से, जो डीएनए का क्रियात्मक खंड है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? गुड। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक अगला क्वेश्चन है, कोशिका को जीवन के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? कोशिका को जीवन के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है। समझ गए? और ये बहुकोशिकीय, जंतु का शरीर बहुकोशिकीय से बना है। तीसरा नंबर सवाल है, ये अति लघुत्तरीय का, कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। किसमें? पादप कोशिका में पाई जाती है। कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? गोल्जी उपकरण। कौन है? गोल्जी उपकरण राइबोसोम। गोल्जी उपकरण राइबोसोम। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? हाँ, पीछे वाले बाबू। गुड। लाइसोसोम। लाइसोसोम को, किसको? लाइसोसोम को। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? बोलिए, बताइए। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, लवण कहाँ पाए जाते हैं? लवण पादप कोशिका में। किसमें? पादप कोशिका में पाए जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के किन्हीं 2 अंगकों के नाम लिखिए जिसमें डीएनए पाया जाता है। कोशिका के 2 अंग के नाम बताना है, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, 2 में डीएनए पाया जाता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9 है, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण जो है वो कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? कोशिका के द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति जो है वो पौधों में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाया जाता है। एक अंतर ये भी कह सकते हैं। दूसरा आंसर कहेंगे कि कोशिका भित्ति मजबूत होती है, ठीक है, और वो निर्जीव होता है। ठीक है, सजीवों में भी पाया जाता है, लेकिन बाहरी जो आवरण होते हैं वो निर्जीव हो जाता है। समझ गए? बाहरी आवरण क्या होते हैं? निर्जीव हो जाते हैं, कठोर होते हैं। और कोशिका झिल्ली सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। क्या है? जंतु के चमड़ी जो है ना पतला होता है, तो कोशिका झिल्ली है। लेकिन पौधा का चमड़ा देखिए बाहर वाला
वो कड़ा कड़ा टाइट टाइट होता है, मजबूत होता है, इसलिए उसको कड़ा कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली में अंतर समझ गए। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली क्यों कहा जाता है? जीव द्रव होने के कारण, क्योंकि वो जीव द्रव में है। किसमें है? जीव द्रव में होने के कारण चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? कभी भी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? जंतु के कोशिका में गोल्जी उपकरण पाया जाता है। कौन कोशिका में? ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? खाद संचयन का कार्य करता है। खाद संचयन का कार्य करता है। खाद संचयन का कार्य करता है ल्यूकोप्लास्ट, खाद संचयन का कार्य। अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के। एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, दूसरा जो है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका 2 प्रकार के होती है, चिकनी और खुरदरी। चिकनी और खुरदरी, गुड। कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक है? बाबू बताइए, आप ही से बात कर रहे हैं। हाँ, कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक है? आनुवांशिक इकाई डीएनए। आनुवांशिक इकाई डीएनए, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, क्रोमैटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ता है? क्रोमैटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ता है? कोशिकीय विभाजन के बाद, जब कोशिका का डिवाइड होता है, बढ़ता है, तब। नेक्स्ट है, जीन किसे कहते हैं? डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। बाबू लिख लो नंबरिंग देकर कहीं कहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 19। क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? डीएनए से होता है। किससे होता है? क्रोमोसोम का निर्माण जो है वो डीएनए के घटक से होता है। 20 नंबर, केंद्रक कहाँ पाया जाता है? केंद्रक कोशिका के अंदर पाया जाता है। कहाँ? ठीक है, केंद्रक के अंदर बोलिए या कोशिका के अंदर। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक। किस कोशिका में? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। 21 नंबर हो गया। 22 नंबर, कोशिका के भीतर या भीतरी बाहरी आवरण के बीच गैसों का आदान प्रदान। कोशिका के बाहरी भीतरी आवरण के बीचों बीच गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। समझ गए? पौधों में ये खास करके। अगला क्वेश्चन है, पौधा के 23 नंबर है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? विसरण या परासरण। विसरण या परासरण। विसरण परासरण दोनों विधि के द्वारा होता है। जीवों का शरीर किससे बना है? कोशिका से। किससे बना है? कोशिका के। जीवों का शरीर कोशिका से बना है। जीवों का शरीर कोशिका से बना है। बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? कोशिका विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा? विभाजन। कोशिका के विभाजन के द्वारा जो है उसमें कार्यक्रम होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलता है। अमीबा। अमीबा क्या है? अपना आकार बदलता रहता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसका शरीर अनिश्चित आकार का, कोई आकार नहीं होता है, अनिश्चित आकार का होता है। यह जब भोजन के करीब जाता है तो अपनी कुटपाथ की रचना कर भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है और भोजन रसधानी बनाता है। भोजन को केंद्रक में भेजता है। संपूर्ण शरीर में भोजन को भेजकर पचाता है और अपच भोजन शरीर में कहीं से छिद्र बना करके शरीर से बाहर निकल जाता है और यह मृदु जल में रहता है। ठीक है, अमीबा मृदु जल में रहता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? जीन के शरीर के आकार पर। जीन पर यानी कि डीएनए से बने डीएनए के क्रियात्मक खंड पर निर्भर करता है कि बच्चे में कोशिका की संख्या कितनी है। केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? मैक्स वुल्ज 1861 में। मैक्स वुल्ज या सुल्ज बोलते हैं, 1861 में। कोशिका का खोज किए थे किसने? रॉबर्ट हुक 1665। ठीक है, और केंद्रक का पता किसने लगाया?
रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। लेकिन केंद्रक के बारे में सबसे पहले जो देखा, ठीक है, और बताया वो मैक्स वुल्ज ने 1861 में बताया। क्या किसने कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? बिरचो ने 1855 में बिरचो जी ने कहा था। कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्मा। क्या कहते हैं? जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्मा। जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्मा। 32 नंबर क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? सेल्यूलोज। किसके कारण? सेल्यूलोज के कारण कड़ी और कठोर होती है। समझ गए? कठोर या निर्जीव। निर्जीव भी होता है पौधा, बाहरी जो होते हैं कोशिकाएं मरती है तो वो निर्जीव हो जाती है। जैसे हम सबकी कोशिकाएं मरती है तो घाव हो जाता है, चोट पहुंचता है। समझ गए? कोशिका में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स होती है तो वो कोशिका मरने लगती है। अगला है 33 नंबर, झिल्ली युक्त कोशिकाएं किस कोशिकाओं में पाया जाता है? यूकैरियोटिक। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? कौन कौन? गोड, चिकनी और खुरदरी, 2 प्रकार की। गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम। क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम कहते हैं, क्योंकि गुच्छा में राइबोसोम अगर अकेला है तो राइबोसोम, लेकिन कई राइबोसोम एक साथ मिल जाए और गुच्छा बना दे तो ये पॉलीराइबोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलीराइबोसोम कहलाता है। पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को सामान्य क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। डिक्टियोसोम लिख लो बाबू जल्दी जल्दी। कोशिका की रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। कौन प्लास्ट? टोनोप्लास्ट कहते हैं। केंद्रक एवं केंद्रक द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्र द्वारा होता है? केंद्रक छिद्र के द्वारा। केंद्रक छिद्र के द्वारा। क्रोमैटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? केंद्रक द्रव में। गुड। 40 नंबर, आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? आरएनए का मतलब हुआ राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका संश्लेषण केंद्रिका में होगा। कहाँ होगा? केंद्रिका में होगा। 41 नंबर, क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिन किस स्थान पर एक दूसरे को संयोजित करते हैं? कोशिका द्रव में या सेंटोनियम में। ठीक है। 42 नंबर, क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला या टेमोलियन। क्या कहते हैं? टेमोलियन। मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम? 23 जोड़ा यानी कि 46। 23 जोड़ा यानी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? कैसा? पतला एवं लंबे तार की तरह। लंबे तार की तरह क्रोमोसोम का आकार होता है। समझ गए? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? ये 45 नंबर है क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में। रंगीन या श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। गोल्जी उपकरण में पाए जाने वाले चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कुंडलिकाओं या रिस्टान कहते हैं। अगला 48, क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं? एस्टोमा। क्या कहते हैं? एस्टोमा कहते हैं। किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षित होती है? झिल्ली के अभाव में परिलक्षित नहीं होती है। समझ गए? फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिड को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण इसमें वृद्धि और विकास होती है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाबू जिंदगी में गलत